ये घड़ी देख रहे हो? इस घड़ी की कीमत है 34 लाख रुपए। और ये घड़ी चंदन ने खुद नहीं खरीदी, बल्कि उसके दोस्त प्रद्युमन ने ये घड़ी, एक आईफोन और एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी गिफ्ट किया अपने 4 दोस्तों को। लेकिन उसके बाद किसी का एक्सीडेंट में पूरा खानदान खत्म हो गया, तो किसी का सिर्फ कटा हुआ सर मिला। और इन सब के पीछे थी एक किताब जिसने एक हंसते खेलते लड़के को शैतान बनाया। Welcome to Prince Singh Horror Stories. हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। बचपन के 5 यार जिन्हें लगा था कि उनका दोस्त उनका नसीब बदल रहा है, और वाकई में एक दिन उसने सबको बहुत सारा पैसा दिया। जब ये पैसा आया तो किसी ने नहीं पूछा कि ये पैसा कहां से आ रहा है। सिर्फ एक दोस्त चंदन, जिसने अपने पंडित जी की बात सुनकर वो पैसे अपने दोस्त को लौटा दिए। जब उसने पैसे लौटाए तो उसे गद्दार कहा गया। लेकिन आज 10 साल बाद उन 5 दोस्तों में सिर्फ एक दोस्त जिंदा है, जिसका नाम है चंदन। लेकिन बाकी सबका क्या हुआ? किसी का एक्सीडेंट में पूरा खानदान खत्म हो गया, तो किसी का सिर्फ कटा हुआ सर मिला। और इन सब के पीछे थी एक किताब जिसने एक हंसते खेलते लड़के को शैतान बनाया। आखिर क्या था उस किताब में? दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि ये इंसिडेंट आप सबको हिला के रख देगा। इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं चंदन, प्रद्युमन, रौनक, अभिषेक और पंकज। ये सब लोग गुजरात के अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं और 4th क्लास से एक साथ ही एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। पांचों दोस्त भाइयों की तरह रहते थे और साथ ही साथ इनकी फैमिलीज भी एक दूसरे के यहाँ आया जाया करती थी। 12th क्लास कंप्लीट होने के बाद इन लोगों ने वडोदरा, जिसे बरोड़ा भी बोलते हैं, के कॉलेज में एडमिशन लिया। और वहां से शुरू हुआ इनके जिंदगी का नया सफर। इस सफर में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को हर बार बता रहा हूं, आप जो भी स्टोरी हमारे साथ शेयर करते हैं और वो हमारे चैनल पे फीचर होती है, हम आपको देते हैं 500 रुपीज का एक रिवॉर्ड, जैसे हमने यहां पर शेयर किया है। इसमें कुछ भी फेक नहीं है। अगर आपकी स्टोरी सिलेक्ट होती है, फीचर होती है, तो ये रिवॉर्ड आपको जरूर 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 मिलेगा। बस एक छोटी सी कंडीशन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए। एक और चीज, शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन इस एक स्टोरी को क्रिएट करने में हमारे करीबन 25 से 30 घंटे की मेहनत होती है। जी हाँ, करीबन 4 से 5 घंटे तो स्टोरी को सुनकर उस पर काम करना, उसकी स्क्रिप्टिंग ठीक से करना, अरेंज करना चीजों को, और आपके लिए सुनेबल बनाना, मतलब लिसनेबल बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना। तो इस मेहनत का सिर्फ एक छोटा सा रिवॉर्ड हम आपसे मांगते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो ये बढ़ता है कहानी में आगे। तो ये पांचों दोस्त पहुंचते हैं वडोदरा के एक कॉलेज के अंदर। इन लोगों को उस टाइम पर अच्छी खासी पॉकेट मनी मिला करती थी और कॉलेज से फ्री होकर ये मोस्टली वीकेंड पर वडोदरा की अलग अलग जगहों पर घूमा करते थे, जैसे सुरसागर तालाब, कामाती बाग और ऐसी और भी कई जगह हैं। करीब 1 महीना हो गया था इन्हें वडोदरा में रहते रहते। तो एक दिन प्रद्युमन बोला, यार हम लोगों ने बहुत सारी जगह घूम ली है, बट किसी ऐसी जगह पे नहीं गए जहां कुछ नया मिले जाने को। तो रौनक और अभिषेक ने उससे कहा कि कहाँ जाना चाहता है भाई? तो प्रद्युमन कहता है कि यार मैंने सुना है यहाँ पर एक ना फ्राइडे मार्केट लगता है, वो बहुत फेमस है, हम वहीं पर चलते हैं। तो उसकी बात मानते हुए सबने नेक्स्ट फ्राइडे शुक्रवारी बाजार यानी फ्राइडे मार्केट जाने का प्लान बना लिया। ये सब फ्राइडे मार्केट पहुंचे। ये बात है 2016 की और अभी चल रहा है 2026। इस बात को आज पूरे 10 साल हो चुके हैं। चंदन आज भी जब सोचता है कि काश ये लोग उस दिन वहां नहीं गए होते, क्योंकि शायद जो भी कुछ शुरू हुआ वो उसी शुक्रवारी बाजार से शुरू हुआ। शुक्रवारी बाजार एक बड़ा मार्केट था। वहां पर कार के स्पेयर पार्ट्स, टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स, टीवी, विंटेज आइटम्स, वाइन की बॉटल्स, एंटीक चीजें, आईफोन्स, पैरट्स, कबूतर और भी बहुत सारे टाइप के बर्ड्स मिल रहे थे।
बेसिकली एक तरह का चोर बाजार टाइप था और प्रद्युमन उस जगह को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तो जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो एक्साइटमेंट के अंदर वो चीजों को देखते देखते थोड़ा आगे चला गया। बाकी सारे दोस्त पीछे दुकानों को देखते हुए आ रहे थे, तो आगे चलकर उसने अपने बाकी दोस्तों को फोन किया और बोला फटाफट से तुम लोग यहाँ पर आओ। ये सब लोग वहां पर गए तो वहां पर एक आदमी एक मोबाइल का ठेला लगा के बैठा था जिसमें आईफोन्स और एंड्रॉइड फोन्स वो बेच रहा था। प्रद्युमन बोलता है कि चलो एक आईफोन खरीद लेते हैं। तब चंदन और अभिषेक ने उसे समझाया कि भाई थोड़े पैसे और देकर ना तू एप्पल स्टोर से ही अपना आईफोन खरीदना, यहाँ मत फंस, ये चोरी का फोन हो सकता है, तुझे जेल हो जाएगी साले। तो इन सब ने उसको समझाया और उसको बात समझ में भी आई। फिर बाजार घूमते घूमते ये लोग एक बुक के ठेले पर पहुंचे। इन सब लोगों ने वहां पर बुक्स देखी और आगे बढ़ गए, लेकिन प्रद्युमन वहीं पर रुक गया। इन्होंने बोला कि आजा, तो उसने कहा कि तुम लोग चलो, मैं आ रहा हूं। तो ये लोग आगे चले गए, लेकिन जाते जाते इन्होंने उसे बोला कि तू रुक तो रहा है लेकिन कोई गलत चीज मत खरीदना। एक्चुअली यहां पर एक बात यह है कि प्रद्युमन को पैरानॉर्मल, ब्लैक मैजिक, सुपरनैचुरल इन सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि कैसे कुछ करके वो यहाँ पर नया जानने को उसे मिले, और वो इन सब से रिलेटेड बहुत किताबें पढ़ा करता था। एक्चुअली उसके पापा, उनके पापा और उनके भी पापा, ये सब 4 पीढ़ियों तक अंबाजी माता मंदिर के पुजारी रहा करते, मतलब पुजारी रहे हुए हैं जब वहां पर राजाओं का राज हुआ करता था। तो शायद सुपर नेचुरल के टुवर्ड्स ये इंटरेस्ट उसके खून में ही था। तो ये लोग आगे बढ़ गए और करीब 20 मिनट इनको गुजर गए, बट प्रद्युमन अभी तक भी इनके पास नहीं आया था। तो पंकज बोला साले को फोन लगा, ये कुछ ना कुछ कांड करने में लगा हुआ है। चंदन ने तुरंत उसको फोन लगाया। उसने फोन उठाया तो चंदन ने पूछा तू कहां पर है? तो उसने बोला मैं इधर ही हूं और मैं आ रहा हूं, और ये बोलकर उसने फोन काट दिया। फिर थोड़ी देर के बाद वो आ गया। जब ये आया तो इन लोगों ने उससे बोला कि आधे घंटे से तू कहाँ गायब है? तो प्रद्युम्न ने बोला अरे यार वो दादी का फोन आ गया था तो उन्हीं से बात चल रही थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, और कोई बात नहीं है। और तुमको भरोसा नहीं है तो मेरा फोन चेक कर लो। तो अभिषेक ने बोला यार देख, फोन चेक करने की बात नहीं है, तू भाई है अपना और हमें तेरी फिक्र है, और कोई बात नहीं, हमें लगा कुछ गलत ना कर ले तो सिर्फ इसलिए तुझे हमने बोला। प्रद्युम्न बोला हाँ यार मुझे पता है, तुम चलो, आज बहुत घूम लिए, अब हम लोग अगले फ्राइडे को वापस आएंगे। और इस तरह से ये सभी लोग वहां से निकल गए। अब यहाँ प्रद्युम्न ने इन सब लोगों से एक चीज छुपाई कि वो 20 मिनट के दौरान वहां पर क्या कर रहा था। ये बात अगले दिन उसने सबको बताई कि वहां उसे एक किताब मिली। उसने वो किताब सबको दिखाई। उस किताब में कई तरह की साधनाएं करने की विधि दी गई थी। उसमें नर बलि के बारे में भी लिखा हुआ था, और वो पूरी किताब प्रद्युम्न ने फ्राइडे की रात को ही पढ़ डाली थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। इन लोगों ने उसे कहा भाई ये किताब पढ़ ले, लेकिन इसमें से किसी भी चीज को फॉलो मत करना। उसने भी कहा हाँ भाई, मैं किताब सिर्फ पढ़ने के लिए लाया हूं यार, पागल होकर मैं क्यों फॉलो करूंगा, तो क्या मैं किताब रख सकता हूं? तो सबने उसे हाँ कह दिया। एक्चुअली ये लोग एक दूसरे से कुछ भी छुपाते नहीं थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए प्रद्युम्न ने उन सबसे परमिशन ली थी। इसके बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले गए, लेकिन रात के टाइम पर चंदन के पास बाकी तीनों दोस्तों रौनक, पंकज और अभिषेक का कॉल आता है, और वो कहते हैं कि यार इस प्रद्युम्न पे ना हमें विश्वास नहीं है, तो एक काम कर, उस किताब को या तो जला दे या फिर फाड़ दे। चंदन ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं। अब इसके बाद प्रद्युम्न हर रात चंदन को उस बुक से रिलेटेड बातें बताता। आज मैंने ये साधना के बारे में पढ़ा, कर्ण पिशाचिनी साधना, यक्षिणी साधना, बेताल साधना, जिन को कैसे कंट्रोल करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें वो चंदन से डिस्कस किया करता था। बट चंदन ये सब सुनकर बस ऐसे ही इग्नोर कर दिया करता था। उसे क्या मालूम था कि प्रद्युम्न को इन चीजों में इतना इंटरेस्ट हो जाएगा कि वो सारी हदें पार कर देगा। सो मूविंग फास्ट फॉरवर्ड, इनके कॉलेज का सेकेंड ईयर खत्म होता है और सभी के सभी दोस्त वापस से अहमदाबाद आ जाते हैं छुट्टियों में। अहमदाबाद में इनके घर जो थे वो एक दूसरे थोड़ा दूर दूर थे, तो ये हफ्ते में 1 या 2 बार मिला करते थे और बाकी टाइम कॉल वॉल पे बात कर लिया करते थे। तो अब इनको आए हुए बहुत टाइम हो गया था, 20-22 दिन गुजर चुके थे, लेकिन जब से लोग आए थे प्रद्युम्न इनसे पूरी तरह कट हो गया था। ना तो वो इनसे मिला था और ना ही उसका कोई कॉल आया। तो इन सारे दोस्तों ने मिलकर उसके घर जाने का प्लान बनाया। अब जब ये उसके घर पहुंचे तो इनको देखते ही प्रद्युम्न की मम्मी शॉक्ड हो गई और बोली तुम लोग यहाँ,
प्रद्युमन कहाँ है? आंटी की ये बात सुनकर ये सब लोग भी शॉक्ड हुए, बोले, प्रद्युमन कहाँ है आंटी? हम भी तो आपसे यही पूछने आए हैं, हमें क्या पता प्रद्युमन कहाँ है? तो फिर उसकी मम्मी परेशान होते हुए बोली, क्या बात कर रहे हो बेटा? प्रद्युमन तो मुझसे ये बोलकर गया था कि वो तुम लोगों के साथ माँ कामाख्या, बगला माँ और तारापीठ दर्शन करने जा रहा है, और प्रद्युमन को गए तो आज 20 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। अब ये सब सुन के ये सब लोग बिल्कुल चुप हो गए, कोई कुछ भी नहीं बोल पाया। और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने उसकी मम्मी को समझाया और प्रद्युमन को फोन मिलाया, तो प्रद्युमन का फोन स्विच ऑफ था। जब प्रद्युमन की मम्मी बहुत परेशान हो गई थी, तो इन लोगों ने उनको समझाया और कहा कि आप आंटी चिंता मत करो, हम प्रद्युमन को ढूंढ के लाते हैं। इन्होंने अपनी फैमिली को फोन किया, वो लोग इनके घर पर आए इनके मम्मी पापा को संभालने, और इन चारों दोस्तों ने प्रद्युमन की तलाश शुरू की। इनमें से रौनक और पंकज गए माँ कामाख्या, अभिषेक और चंदन गए बगुला माँ और तारापीठ अपने दोस्त प्रद्युमन को ढूंढने। अब इन चारों दोस्तों को प्रद्युमन को ढूंढते ढूंढते करीबन 10 दिन गुजर चुके थे, लेकिन इन्हें प्रद्युमन का कोई अता पता नहीं चला। ये सब लोग परेशान हो गए और सबके उनमें ये एक डर आ गया था कि कहीं प्रद्युमन के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है, कहीं वो किसी तांत्रिक के झांसे में तो नहीं आ गया है। थक हार कर जब इन्हें प्रद्युमन कहीं नहीं मिला, तो इन्होंने रिटर्न आने के लिए टिकट बुक की, लेकिन इनकी ट्रेन लेट थी, इस वजह से ये लोग एक धर्मशाला में रुके हुए थे। और तभी चंदन और अभिषेक के पास पंकज का फोन आता है, और जैसे उससे बात होती है तो इन सबका दिमाग खराब हो जाता है। पंकज ने बताया कि अभी 1 घंटे पहले प्रद्युमन अपने घर पहुंच चुका है। ये बात जानकर ये सभी के सभी लोग गुस्से में आ गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इनको एक राहत भी थी कि इनका दोस्त सही सलामत है। ये लोग वापस लौटते हैं, और वापस लौटते ही ये प्रद्युमन पर बरस पड़ते हैं, और सबसे ज्यादा गुस्सा होता है पंकज। उसका स्वभाव वैसे ही गुस्सैल था, और वो तो प्रद्युमन को मारने पीटने पर उतारू हो गया था, लेकिन सब दोस्तों ने मिलकर उसे संभाला। प्रद्युमन ने भी अपनी गलती मानते हुए सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी, और सारे दोस्तों ने उससे पूछा, अबे तू गया क्यों था बिना बताए, ये बता तू क्या करने गया था? तो उसने कहा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ दर्शन करने गया था, तुम सबको परेशान नहीं करना चाहता, तुमको इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुमसे कुछ नहीं बोला, और तुम्हारा नाम लिए बिना मम्मी पापा मुझे जाने नहीं देते, इसलिए मैं तुम्हारा नाम उनसे लिया और मैं चुपचाप निकल गया। इस तरह से उसने सभी दोस्तों को समझाया, सारे दोस्तों के बीच में बातें हुई, और फाइनली सब ठीक हो गया, या फिर अब सब बिगड़ने वाला था। प्रद्युमन ने सबको असली सच्चाई नहीं बताई थी, और ये सच्चाई जब सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब इसके बाद फिर से फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं 2 साल और आगे। इन सभी लोगों का कॉलेज खत्म हो गया, और कॉलेज खत्म करके ये सब लोग अपने अपने काम धंधों में, कुछ लोग नौकरी में और कुछ लोग बिजनेस में लग गए। रौनक, पंकज और चंदन ये तीनों जॉब करने लगे, और अभिषेक ने अपना खुद का हार्डवेयर के टूल्स का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। प्रद्युमन का किसी से कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, लेकिन एक दिन जब ये सब कॉन्फ्रेंस कॉल पर थे, तो इनका डिस्कशन हुआ, बातचीत है कि यार प्रद्युमन क्या कर रहा है। तो सभी ने बोला कि यार हाँ, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, चलो उसको कॉन्फ्रेंस पे लेते हैं। उन्होंने उसे कॉल किया, उसने कॉल उठाया, और कॉल उठाते ही ये बोले, क्या भाई कॉलेज के बाद कोई फोन नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, बड़ा बिजी हो गया है तू? तो उसने बोला, अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस धंधे पे फोकस कर रहा हूँ। तो लोगों ने पूछा, अच्छा भाई क्या बिजनेस कर रहा है तू, और कब स्टार्ट किया तूने? तो उसने बताया कि उसने कपड़ों और परफ्यूम का बिजनेस शुरू किया है। उसने किसी से ब्याज पर पैसे लिए, और अपना बिजनेस सेट करने में वो लगा हुआ है, और बिजनेस को सेट करने के चक्कर में उसे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए वो किसी से बातचीत नहीं कर पाया। तो अभिषेक बोला, यार एक बात बता, तुझे तो एलर्जी थी परफ्यूम से, और कोई छोटी मोटी एलर्जी नहीं, ऐसी कि तेरे आसपास कोई परफ्यूम या इत्र लगाकर आ जाए तो तुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता था, और तूने परफ्यूम का बिजनेस शुरू कर दिया। तो प्रद्युमन हंसता हुआ बोला, अब यार एलर्जी तो यार अपने आप ही ठीक हो गई, और हाँ क्या करता, कुछ ना कुछ तो करना ही था, लेकिन आओ तुम लोग आके देखो, तुम्हारे भाई ने क्या मस्त बिजनेस सेट किया है, बढ़िया दुकान चलती है अपनी। तो उसकी बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए, अच्छा लग रहा था उनको कि चलो अपना एक और दोस्त ने बिजनेस शुरू किया है। तो कुछ ही दिनों के अंदर ये लोग गए प्रद्युमन से मिलने। उसने सीधे इन्हें अपनी दुकान पे ही बुला लिया था, और वहां पहुंचकर ये सब देखते ही रह गए, बिल्कुल आश्चर्यचकित, जिसे ये अपनी इमेजिनेशन में दुकान समझ रहे थे, वो 3 मंजिल का एक शानदार शोरूम था।
अगल बगल की 2 बिल्डिंग, दोनों ही 3 फ्लोर की, एक पूरी बिल्डिंग में परफ्यूम का शोरूम और दूसरी पूरी बिल्डिंग के अंदर कपड़ों का शोरूम। ये सब देखते ही रह गए। हैरान होकर इन सब लोगों ने पूछा, अरे भाई, इतना बड़ा शोरूम, तो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है ना? तो प्रद्युमन हंसकर बोला, अरे यार नहीं, बताया तो तुमको, ब्याज पे पैसे लाया था और उसी से ये सब सेट किया है। लेकिन हाँ, अब धंधा सेट हो गया है, ब्याज के पैसे भी ऑलमोस्ट पूरे चुका दिए हैं। वो क्या है ना भाई, धंधे में ना शो जरूरी होता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए शुरू में मैंने ज्यादा पैसा लगा के ये शोरूम बनाए। फिर इन लोगों ने बातचीत करते करते नोटिस किया कि प्रद्युमन ने एक इत्र लगाया हुआ था या परफ्यूम था, वो गुलाब का परफ्यूम था, लेकिन उसकी खुशबू ना बिल्कुल डिफरेंट थी। इतनी नेचुरल, इतनी लाजवाब कि कोई एक बार अगर उस परफ्यूम को सूंघ ले तो उसे बार बार सूंघता ही रहे। तो रौनक बोला, अरे यार प्रद्युमन, ये तेरा परफ्यूम कौन सा है यार रोज का? तो उसने बोला कि भाई, ये कोई आम इत्र नहीं है, ये एक रूह गुलाब है और इसे खुद मैंने बनाया है। उसने इन सबको एक छोटी छोटी सी एक बॉटल गिफ्ट भी दी, और उस बॉटल की जब इसने इनको प्राइस दिखाई अपने हिसाब की डायरी में, तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी कीमत थी 15 लाख रुपए तोला। हाँ, कितनी? 15 लाख रुपए तोला। और इतना ही नहीं, उसने इसके बाद ये भी बोला कि अगर ये इत्र मुझे तुम किसी और से या कहीं और से लाके दिखा दो, तो मैं तुमको उसके 1.5 करोड़ रुपए तोला के हिसाब से पैसे दूंगा। इतने? 1.5 करोड़ रुपए तोला, ओपन चैलेंज। और वाकई में इन लोगों ने देखा, वो इत्र उन्होंने इतना कॉमन था ही नहीं, कभी उसने जिंदगी में किसी ने ऐसा इत्र नहीं सूंघा था। उसने ये भी बताया कि सारा स्टॉक वो एक्सपोर्ट करता है और इसीलिए इतने कम टाइम में उसका धंधा इतना सही सेट हो गया है। फिर ऐसे इन लोगों की बातचीत चलती रही। फिर उसने अपने सारे दोस्तों से कहा कि अरे यार, अब तुम लोग ना सब घर चलो। उसने अपने ड्राइवर को बुलाया और मम्मी को फोन करके बोल दिया कि मम्मी, आप, मैं अपने दोस्त सबका नाम जानते थे कि आए हैं, सबको चाय नाश्ता करवाओ, मैं आता हूँ एक मीटिंग खत्म करके। तो उसने सबको अपने शोरूम से विदा किया। ये सब लोग उसके घर पहुंचे। वहां पहुंचकर ही प्रद्युमन की मम्मी से मिले। लेकिन इन सबके मन में एक ही बात थी, इतनी जल्दी इतनी सक्सेस वो कैसे पॉसिबल है? रौनक और पंकज प्रद्युमन की मम्मी से बोले कि आंटी, प्रद्युमन को इतनी सफलता मिली है, हम सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन उसने कुछ गलत तो नहीं किया ना? तो उसकी मम्मी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं बेटा, मेरे साथ जाके ही वो ब्याज पे पैसे लाया था, लेकिन भगवान की कृपा से उसका धंधा ठीक ठाक चल गया है। उनकी बात सुनकर वो बोले कि आंटी माफ करना, हमें गलत मत समझना, बस हमें उसकी चिंता हो रही थी और कोई बात नहीं, इसीलिए हमने पूछा। हम लोग तो बहुत खुश हैं कि हमारा भाई इतना अच्छा काम कर रहा है। तो आंटी भी हंसकर बोली, अरे हाँ बेटा, तुम्हें ये सब सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम लोग के बीच में कितना प्यार है, चिंता मत करो, आओ चाय तैयार है। अब उसी टाइम प्रद्युमन भी घर आ गया और बोला, तुम लोग चाय पी लो, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूं। थोड़ी देर बाद प्रद्युमन आया और आकर सबसे बोला, चलो अब सब खड़े हो जाओ, और वो देखो वहां टेबल है ना, टेबल पे कुछ गिफ्ट बॉक्स रखे हैं, सब एक एक गिफ्ट बॉक्स ले लो। हम इतने टाइम में मिले ना, मेरी तरफ से मेरे दोस्तों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। ये लोग बोले, भाई क्या है ये सब? तो प्रद्युमन बोला, चुपचाप जाओ, वो गिफ्ट तुम्हारा है, गिफ्ट लो और गिफ्ट को ओपन करो। अब पंकज सबसे पहले वहां पर गया, और पंकज ने जैसे गिफ्ट ओपन किया, पंकज वहां पर बिल्कुल साइलेंट और शॉक्ड खड़ा था, और होगा भी, क्योंकि वहां पर पड़े हुए हर गिफ्ट बॉक्स के अंदर था एक आईफोन 13 प्रो मैक्स। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं, उस आईफोन की पूरी बॉडी गोल्ड प्लेटेड थी विथ स्टडेड डायमंड्स। सबने अपने अपने गिफ्ट बॉक्स फटाफट से खोले, सबके पास सेम सेम वही गोल्ड प्लेटेड डायमंड स्टडेड आईफोन। सबने प्रद्युम्न की तरफ देखा और बोला, भाई ये क्या है? उसने मुस्कुराकर बोला, अरे भाई, एक मामूली सा गिफ्ट है मेरे यारों के लिए। तुम्हें याद है जब मैं शुक्रवारी मार्केट में वो आईफोन लेने की कह रहा था? चंदन बोला, हाँ यार। तो प्रद्युमन बोला, बस आज औकात हो गई इतनी कि अपने बचपन के यारों को गिफ्ट कर सकूं। अरे यार, तुम लोग, तुम्हारे प्यार और तुम्हारे साथ से ही तो मैं यहां पहुंचा हूं। तुम लोगों के सामने इस आईफोन की क्या औकात है? सभी दोस्त भावुक हो गए होंगे भी। सोचो ना, आपका बचपन का दोस्त आपको एक गोल्ड प्लेटेड डायमंड स्टडेड आईफोन गिफ्ट करे और साथ में डायलॉग भी मार दे, तो आपका क्या हाल होगा,
है ना? ऐसा बिल्कुल न्यौछावर हो जाओगे अपने दोस्त के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही हो गए, फुल भावुक हो गए, जाके उसके गले लग गए, आँसू निकल गए सबके। फिर प्रद्युम्न ने सबको सँभाला कि यार तुम ये इमोशनल ड्रामा बंद करो, है ना? और आज तुम सब लोग घर पर ही रेस्ट करोगे, यहीं रुको, डिनर करो, मुझे कुछ काम से जाना है, फिर अपन वापस मिलते हैं, ना कल सुबह मिलते हैं, आज रात को तुम यहीं पर रुकोगे। तो अब मना कैसे करेंगे दोस्त को? बढ़िया है। फिर उसने बढ़िया उसके लिए उन लोगों के लिए अरेंजमेंट किया खाने-पीने का, लेकिन वो खुद उसने बोला, "यार भाई सॉरी, हम दोबारा बैठेंगे, पर अभी मेरे को बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है, इसलिए रात को मैं नहीं रुक पाऊँगा। कल सुबह लेकिन तुम मुझसे मिलके जाओगे।" ये सारी बातें हैं मिड 2021 की, ठीक है? अगली मॉर्निंग ये सब प्रद्युम्न से मिलके अपने-अपने घर आ गए। जाते-जाते भी प्रद्युम्न ने इनको कहा कि भाई कभी भी कोई भी ज़रूरत हो, कॉल करना, दूसरी बार मत सोचना, ठीक है? बिंदास, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। और इस तरह से सब लोग वापस आके अपने-अपने काम में लग गए, कभी-कभी फ़ोन पे बात कर लिया करते थे। आप भी समझते हैं इस बात को, जब प्रोफ़ेशनल लाइफ़ शुरू हो जाती है, तो दोस्तों में इतनी बातचीत नहीं होती, लेकिन उनकी बॉन्डिंग हमेशा के लिए बनी रहती है, अगर बचपन और कॉलेज तक का टाइम आपने साथ में गुज़ारा है तो। तो ये साल ऐसे ही गुज़र गया और 2022 के एंड में एक दिन रौनक का कॉल चंदन के पास आया और उसकी आवाज़ में एक अलग मतलब शॉक था कि भाई तूने सुना? तो उसने बोला क्या? बोला प्रद्युम्न ने 4 मर्सिडीज लोनावला, पुणे, खंडाला में बड़ी-बड़ी लैंड और विला ले लिए हैं और वो बड़े-बड़े बिल्डर्स के साथ पार्टनरशिप में आ गया है और इतना ही नहीं भाई, बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस को पैसे दिया करता है और बहुत बड़ी और तगड़ी रकम देता है। प्रद्युम्न अब वो नहीं रहा जो हमने देखा था। कपड़ों के दुकान और परफ्यूम की दुकान से बहुत आगे बढ़ चुका है वो। उसकी बात सुनकर चंदन बोलता है, क्या बात कर रहा है? तो बोलता है, हाँ भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम फटाफट से आ जाओ, हम सारे दोस्त 1 घंटे में मिल रहे हैं, मैं तुमको लोकेशन भेजता हूँ। अब जब ये सब लोग मिले, तो पंकज बोला चंदन को कि तू प्रद्युम्न को कॉल लगा। उसने फटाफट से फ़ोन लगाया और प्रद्युम्न ने फ़ोन रिसीव कर लिया और पूछा, कैसे हो यार? तो चंदन ने बोला, अच्छे हैं भाई, बट तू एक बात बता, इतने कम टाइम में इतनी ग्रोथ, चक्कर क्या है? तो उसने बोला, बे यार तुम पागल हो क्या? हर बार यही पूछते हो चक्कर क्या है? कुछ भी नहीं है भाई, सब किस्मत का खेल है। फिर चंदन से अभिषेक ने फोन लिया और बोला, नहीं भाई, कुछ तो है जो तू छुपा रहा है। उसकी बात सुनकर प्रद्युम्न हंसने लगा और बोला, तो चंदन को फोन दे। तो चंदन को फोन दिया। उसने बोला, चंदन तो एक काम कर, मुझे ना इन सबके, तेरी और इन सबके अकाउंट डिटेल्स भेज दे। तो चंदन ने बोला, क्यों, क्या हुआ? प्रद्युम्न ने बोला, कुछ नहीं, बस मैं तुम सबको कुछ पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं। तुम लोग ना ये छोटी मोटी जॉब वॉब छोड़ो और सब लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करो। इन्वेस्ट मैं कर रहा हूं, जो प्रॉफिट हो तो उसमें से जो तुमको लगे वो तुम मुझे दे देना। ओ भाई भाई, अब ऐसा दोस्त, जब भगवान करे कि ऐसे दोस्त अब सबको मिले, लेकिन इमेजिन करो आपका दोस्त आपको फोन करके ये बोले कि भाई मैं तुझे पैसे दे रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं और तेरी इच्छा हो तो दे देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और पैसे भी कितने, बता, सोच सकते हो कितने? अच्छा चलो ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में गेस करके बताओ कि प्रद्युम्न ने सबको इन्वेस्ट करने के लिए कितने पैसे दिए होंगे। देखते हैं आपका आंसर सही होता है या फिर नहीं। अब जब प्रद्युम्न ने फोन काट दिया और चंदन ने सबको बताया, तो सबने चेक करने के लिए कि देखते हैं इन तिलों में कितना तेल है, कहीं ये फेक तो नहीं रहा है। कहने को तो कोई भी बोल देता है। उन सब लोगों ने अपनी अकाउंट डिटेल्स प्रद्युम्न को भेज दी। इसके बाद ये सब लोग वापस अपने अपने काम में चले गए और अगले ही दिन सबके अकाउंट में पैसा आया। पैसा ही पैसा होगा। बताइए कितना? 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए हर एक दोस्त के अकाउंट में आए। हाँ बिल्कुल, जैसे आपका वैसे इन सबका दिमाग खराब, सारे के सारे दोस्त शॉक में और सबके सब 7वें आसमान पर। और सबके दिमाग में एक ही सवाल था, भाई ये प्रद्युम्न कर क्या रहा है? 2 करोड़ रुपए यूं ही डाल दिया अकाउंट में। खैर इसके 1-2 दिन के बाद ही चंदन के घर पे एक हवन रखा गया था। इनके कुल पंडित आए थे। चंदन ने सबको इनवाइट किया, सब आए, लेकिन प्रद्युम्न नहीं आया। सबको बड़ा अजीब लगा। पहले भी जब इनके घर में हवन हुआ करता था, तो हवन के नाम से प्रद्युम्न सबसे पहले आता था। उसे कॉल किया तो उसने बहाना बना दिया कि अभी काम है, नहीं आ पाऊंगा। चंदन को बड़ा अजीब लगा, लेकिन अब जो उसके सामने खुलने वाला था, वो अजीब से
कहीं ज्यादा था। करीब 2 घंटे में हवन खत्म हुआ। हवन खत्म होने के बाद जो पंडित जी थे वो बोले कि बाकी तेरे दोस्त आए, प्रद्युमन नहीं आया। चंदन ने बताया पंडित जी को कि हाँ कुछ काम वाम था उसका, इस वजह से वो नहीं आया। लेकिन पता नहीं क्या कुछ सोचकर पंडित जी उससे बोले कि काम करो, तुम मुझे अपनी और अपने दोस्तों की अभी की कोई ताजा फोटो हो, मतलब उसमें प्रद्युमन भी हो, वो फोटो मुझे दो। तो उसने कहा कि हाँ पंडित जी, अभी हम सारे दोस्तों के घर पे गए थे, तब हम लोगों ने एक फोटो क्लिक की थी, वो मेरे लैपटॉप में पड़ी है। तो पंडित जी बोले दिखाओ मुझे फोटो। उसने वो फोटो पंडित जी को दिखाई। पंडित जी फोटो देखे और बोले बच्चे कुछ तो है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ एहसास हो रहा है कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। तो चंदन थोड़ा घबरा के और बोला क्या होने वाला है पंडित जी? तो यार मुझे मालूम तो नहीं है, बट मुझे ना तुम्हारी ये फोटो लेकर जानी पड़ेगी। 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, तुम आश्रम आ जाना, फिर मैं वहीं बात करूंगा। मुझे साधना करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो पंडित जी थे वो बजरंग बली के साधक थे और नरसिम्हा भगवान के भी साधक थे। 6 दिन के बाद पंडित जी का ही कॉल आ गया चंदन के पास, और वो जो बोले उसे सुन के चंदन के होश उड़ गए। बोले अगर तुम अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाना चाहते हो तो प्रद्युमन से तुमने जो भी कोई चीज ली है वो उसे अभी के अभी वापस कर दो। पैसे वैसे जो कुछ भी है सब कुछ वापस कर दो। की बात सुनकर चंदन बोला पंडित जी हुआ क्या? तो बोले अभी मैं तुम्हें जो बोल रहा हूं बिल्कुल वैसा का वैसा करो, और बाकी बात तुम जितना जल्दी हो सकता है आश्रम आ जाओ, वहीं पर मैं तुमको बताऊंगा। चंदन उसी टाइम आश्रम के लिए निकल पड़ता है और पूरे रास्ते वो यही सोचता है कि उसको प्रद्युमन ने जो भी चीज गिफ्ट की है वो उसने पंडित जी से शेयर नहीं की थी, ना ही अभी तक उसने अपने घर वालों को ये बात बताई थी। तो आखिर गुरुजी को ये सारी बातें पता कैसे चली? वो उनकी शक्तियों के बारे में जानता था और आज पहली बार उन शक्तियों का वो चमत्कार भी देख रहा था। वो जितना जल्दी हो सकता था पंडित जी के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही वो पंडित जी चंदन से बोले सब लोग खतरे में है, तुम्हारे दोस्त और उनकी फैमिली। और प्रद्युमन वो प्रद्युमन नहीं रहा, वो एक शैतान बन चुका है। इतना सुनते ही चंदन कांप उठा और बोला ऐसा क्या हुआ गुरुजी? फिर गुरुजी ने वो राज खोला जो इतने सालों से प्रद्युमन ने छुपा के रखा हुआ था इन सब से। उन्होंने बताया याद करो तुम सब लोग जब कॉलेज में थे तब प्रद्युमन एक दिन चुपके से एक किताब लाया था। जब तुम्हारा कॉलेज खत्म हुआ तब तुम सब लोग अलग अलग हो गए थे और प्रद्युमन अपने घर पर झूठ बोल के तारापीठ गया था। चंदन शॉक था कि ये सारी बातें सिर्फ इन 5 दोस्तों के बीच में थी। उसने फटाफट से बोला कि हाँ गुरुजी मुझे याद है, वो वहां दर्शन करने गया था हमारा नाम लेके। तो पंडित जी बोले वो दर्शन करने नहीं, साधना करने गया था। वहां पहुंच के उसने कई दिनों तक किसी ऐसे तांत्रिक को ढूंढने की कोशिश की जो उसको साधना करवा दे, और एक दिन उसे एक तांत्रिक मिला जो उसे साधना करवाने को तैयार हो गया। उसने उसके साथ सौदा करके उसे 3 साधनाएं करवाई, जिससे उसने एक कर्ण पिशाचिनी, एक इफरित जिन और एक यक्ष को साध लिया। और इसीलिए उसे इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा सफलता मिली है। ये सारी बातें सुनकर अब चंदन की आंखों के सामने सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे। वो चीज जो उन्हें डाइजेस्ट नहीं होती कि इतनी जल्दी इतनी सफलता कैसे मिल सकती है, आज चंदन को उसका जवाब मिल गया था। फिर चंदन ने गुरुजी से पूछा कि अब क्या करना है? तो गुरुजी ने कहा तुम उसे उसके पैसे और कोई और भी चीज जो उसने दी है लौटा दो, और अपने दोस्तों से भी कहो। इसी के साथ साथ प्रद्युमन से मिलो, उसे कहो कि अपनी सिद्धियों को त्याग दे, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। चंदन ने गुरुजी से कहा ठीक है गुरुजी, मैं सबसे बात करता हूँ और प्रद्युमन से भी बात करता हूँ। वहां से आने के बाद चंदन ने प्रद्युमन के पैसे वापस उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवाए, और वो फोन और वो इत्र की बोतल जो उसको दी थी वो भी उसने उसके घर पे जाके देने तो प्रद्युमन को गया था, लेकिन प्रद्युमन वहां पर नहीं था, उसकी मदर को दे दी। और फिर प्रद्युमन से फोन करके मिलने को कहा। प्रद्युमन ने कहा कि मैं बाहर हूं और अगले हफ्ते आऊंगा, तब हम लोग मिलते हैं। करीबन 1 हफ्ते के बाद चंदन और प्रद्युमन मिलते हैं
और चंदन ने उसे समझाया कि उसे सब पता चल गया है। उसने ये भी कहा कि भाई ये रास्ता गलत है, आगे चल के तुझे बहुत बुरे अंजाम मिलेंगे और मैं तुझे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। तो ये सब छोड़ दे मेरे भाई, ये सब कुछ छोड़ दे। उसकी बात सुन के प्रद्युम्न गुस्से में आकर बोला, "अरे साले, अब तू मुझे बताएगा कि क्या करना है? 2 करोड़ रुपए मैंने तुझे और बाकी सबको दिए ताकि तुम भी अपना कुछ कर पाओ, और तूने मुझे वो पैसे वापस कर दिए। ठीक है, मैं भी देखता हूं कि इस 2 कौड़ी की जॉब से अपनी लाइफ में तू क्या क्या कर पाता है। तो साले मुझे एडवाइस देने चला है, जा अपना काम संभाल। आज अगर तू मेरा बचपन का दोस्त नहीं होता ना, तो आज के आज खत्म हो जाता तू। ये मत भूल, जिन भी है मेरे पास, एक ऑर्डर दूंगा तो तू खल्लास हो जाएगा। जा, तुझे छोड़ दिया, लेकिन अगली बार अगर तूने मेरा रास्ता रोका ना, तो मैं दोस्ती वोस्ती सब भूल जाऊंगा। और इतना कह के प्रद्युम्न वहां से चला गया। चंदन को प्रद्युम्न की बातों का बहुत बुरा लगा, बहुत दुखी हुआ वो, उसकी आंख से आंसू बह निकले। लेकिन उसके बाद उसने वापस से होश संभाला और अपने बाकी दोस्तों को बुलाया। उनको बुलाकर जैसे उसने प्रद्युम्न के बारे में कुछ कहना शुरू किया, सब कुछ बताया, तो वो सारे के सारे दोस्त बोले, सुन, प्रद्युम्न के बारे में आगे कुछ भी गलत कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। हम प्रद्युम्न के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकते हैं। तेरे को लगता है वो गलत है, तो आज से तेरे और हमारे रास्ते अलग अलग हैं। चंदन शॉक था कि उसके दोस्त उसकी बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। फिर उसके बाद उन सबकी फैमिली के पास पहुंचा, उसने उनको समझाने की कोशिश की, तो वहां पर भी सब उल्टा हो गया। वो सब बोले कि बेटा, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, और जो होगा हम देख लेंगे, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम प्रद्युम्न के बारे में कुछ भी गलत मत बोलो। अब सब लोगों से साथ जवाब मिलने के बाद चंदन ने भी सोचा कि ठीक है, अब बस बहुत हुआ, अब सब कुछ खत्म। मैं आज के बाद इनके पास कभी नहीं आऊंगा, और इनका जो होना है वो हो। और इसके बाद वाकई में उस दिन वो वहां से चला गया। उसने अपना पुराना नंबर भी बंद कर दिया और अपने सारे दोस्तों से अपना रिश्ता तोड़ दिया। फिर इसके बाद वो जाकर वापस से गुरुजी से मिला और उसने सारी बात गुरुजी को बताई। तो गुरुजी बोले कि बेटा, ये सब काम वो जो जिन है प्रद्युम्न के हाथों से वो करवा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी प्रद्युम्न को उससे अलग करे। लेकिन बच्चे, तुझ पे हनुमान जी की कृपा है, तू बच गया। अब तू जा, अपने काम पर ध्यान दे। उन लोगों का जो होगा वो वक्त बताएगा, क्योंकि सब कर्मों का हिसाब यहीं पर होगा। ये बात थी 2022 की। इसके बाद चंदन अपनी जॉब करने लगा और 2024 के एंड में एक दिन उसे अभिषेक के पापा दवाई की एक दुकान पर दिखाई दिए। एक बार तो चंदन उन्हें पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि जब वो उनसे आखिरी बार मिला था वो अच्छे खासे हट्टे कट्टे थे, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। उसने जाके उनसे पूछा, अंकल आप कैसे हो? और चंदन को देखते ही अभिषेक के पापा फूट फूट कर रोने लगे। वो बोले, बेटा हमने तुम्हें कितना फोन करने की कोशिश की, बट तुम्हारा फोन ही नहीं लगता था। उनकी हालत देखकर चंदन बहुत दुखी हुआ। उसने बोला कि अंकल फोन नहीं मिल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप मेरा घर तो जानते थे ना, आप मेरे घर पर आ सकते थे मिलने। आप मुझे बताइए हुआ क्या है आपको? अंकल रोते हुए बोले कि बेटा हम तो तुमसे मिलने आ ही रहे थे, और हम लोग गाड़ी लेकर एक दिन रास्ते में निकले, फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और हमारा एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में अभिषेक की मम्मी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसके बाद बेटा मुझे भी कैंसर हो गया है, और इसीलिए मेरी हालत ऐसी हो गई है। ये सुनकर चंदन के हाथ पैर ठंडे हो गए, और फिर उसने पूछा, और अंकल अभिषेक? ये बोलते ही वो और जोरों से लोगे और बोले, अभिषेक लोनावला से अहमदाबाद आने को निकला था, लेकिन नहीं आया, और आया तो एक फोन पुलिस का कि आपके बेटे का सिर्फ सिर मिला है, बॉडी नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ सर मिला है। ये सारी बातें सुन के चंदन के तो होश उड़ गए। उसे पता ही नहीं था कि ये सब क्या हो गया इतने से टाइम के अंदर ही। उसने अंकल को संभाला और उन्हें अपने घर पर लेकर गया, और वहां पर अपने मम्मी पापा से बोला कि आप इनका ध्यान रखो, उनको सारी बात बताई। वो भी शॉक थे, और वो बोला कि अंकल आप टेंशन मत लो, आप यहीं पर रहो, हम लोग आपका ध्यान रखेंगे। अंकल को उसने अपने घर पर सेटल किया। इसके बाद चंदन अपने बाकी के दोस्तों की खबर लेने के निकला। वो सीधा रौनक के घर पर पहुंचा। उसके घर पर ताला लगा हुआ था।
आस पड़ोस से उसने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 5-6 महीने पहले वो यहाँ चले गए और तब से दोबारा नहीं लौटे हैं। इस घर में ताला ही लगा हुआ है। वहां से फिर वो पंकज के घर गया तो देखा कि पंकज का घर बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था। वो अंदर गया तो वहां पर पंकज की मम्मी थी। उसने पंकज की मम्मी से बात की कि पंकज कहाँ है। तो उसकी मम्मी बोली पंकज और उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुनकर चंदन का दिमाग चकराने लगा। वो थोड़ी देर के लिए वहीं बैठ गया। फिर उसने प्रद्युमन को फोन लगाया लेकिन उसका फोन किसी ने नहीं उठाया। फिर उसने अभिषेक को फोन किया, उसका भी कोई अता पता नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर 2025 आया। उसने बहुत कोशिश की प्रद्युमन को ढूंढने की बट नहीं मिला। वो रौनक के घर पे भी जाता था, वहां पर भी ताला ही रहता था। अभिषेक को भी उसने ढूंढने की कोशिश की, उसके घर पर भी कोई नहीं था। फिर एक दिन जब वो रौनक के घर पे गया तो उसे ताला खुला हुआ मिला। वो दौड़कर अंदर गया तो वहां पे कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ रौनक की मम्मी थी। उसने उनसे पूछा कि आप कैसे हो और बाकी सब लोग कहाँ हैं। तो उसकी मम्मी रोते हुए बोली बेटा काश हमने तेरी बात सुन ली होती तो आज ये दिन हमें ना देखने पड़ते। उन्होंने बताया कि रौनक, उसके पापा, उसके मामा मामी, अभिषेक, उसके मम्मी पापा, ये सब लोग गए थे बाहर घूमने के लिए और आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया और सबके सब मर गए। चंदन के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसके बचपन के 3 दोस्त और उनके फैमिली मेंबर्स खत्म हो चुके थे, वो भी सिर्फ 1 या 1.5 साल के अंतराल में। उसने उन सबसे रिश्ता तोड़ दिया, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं रखा। लेकिन उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक नाम बचा हुआ था, प्रद्युमन। और मई के मंथ में उसे पता चला कि प्रद्युमन एक मेंटल असाइलम में है, वडोदरा में। अहमदाबाद में वो जब भी प्रद्युमन के घर गया था तो वहां पर लॉक ही लगा हुआ था। जब वो वडोदरा पहुंचा उसे ढूंढने के लिए तो वहां पर उसे उसके पापा मम्मी भी मिल गए। उनको देखकर चंद्र उनके पास गया और बोला कि अंकल आंटी आप कहाँ थे, आपका घर भी बंद है। तो उसको देख के वो सब रोने लगे और बोले कि चंदन बेटा तुम्हारी बात सही थी, 4 महीने से इसका इलाज चल रहा है। प्रद्युमन की हालत ऐसी हो गई है बेटा, उसे कमरे में बंद रखा जाता है और वहीं पे वो मल मूत्र करता है, वहीं पर रहता है। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, उसे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। जो भी थोड़ी बहुत सेवा है हम ही लोग उसकी कर लेते हैं। और ये सुनकर चंदन भी रो पड़ा और मन ही मन बोला साले प्रद्युमन ये क्या कर दिया तूने। चंदन ने देखा था उसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा परेशान थे और उससे से उनकी खुद की भी हालत खराब हो गई थी। अब लेकिन वो कर क्या सकता था, वो बीच बीच में आकर उनसे मिल जाया करता था। फिर अक्टूबर में एक और न्यूज आई कि प्रद्युमन की मम्मी की डेथ हो गई है। उनके दिमाग की सारी नसें फट गई थी और इस वजह से उनकी डेथ हो गई। उसके पापा आज भी वहीं पर है प्रद्युमन के साथ। उसकी हालत बहुत खराब हो रखी है। ये सब देखकर चंदन बहुत डिस्टर्ब हो गया। उसने गुरुजी को फोन मिलाया तो गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और बोला कि तुम आओ हम बात करते हैं। जब चंदन वहां गया तो गुरुजी ने कहा बेटा सारे कर्मों का हिसाब इधर ही देना पड़ता है। तुम जानना चाहते हो क्या हुआ था? बिल्कुल चंदन भी ये जानना चाहता था और शायद आप भी ये जानना चाहते हो कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन सब की इतनी बुरी हालत हो गई। तो उन्होंने बताया कि 2024 की बात है। प्रद्युमन ने ये जो एंटिटियां सिद्ध कर रखी थी उन सबको उसे भोग देना पड़ता था और ना सिर्फ भोग, जो भी मांगे वो देना पड़ता था। कर्ण पिशाचिनी उसके शरीर का भोग लेती थी और उसके साथ संभोग किया करती थी और वो इफरित जिन उससे बलि मांगा करता था और यक्ष जो था उसे भी उसको खून या फिर बलि देनी पड़ती थी। जब तक वो ये करता रहा तब तक तो सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उससे चूक हो गई, या तो उस जिन को बलि देने में या फिर कर्ण पिशाचिनी उस पर नाराज हो गई और उसी का खामियाजा प्रद्युमन, उसकी फैमिली और जो लोगों ने प्रद्युमन से चीजें ली थी उन सबको भोगना पड़ा। इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि तुमने जो भी कुछ उससे लिया है उसे वापस लौटा दो। इसीलिए आज भी तुम और तुम्हारा परिवार बिल्कुल सेफ है। उनके बात सुनकर चंदन ने गुरुजी से पूछा कि अब प्रद्युमन का क्या होगा। तो गुरुजी बोले उसके कर्मों का हिसाब अभी बाकी है। जब तक वो सब कुछ भुगत ना ले तब तक वो ऐसे ही रहेगा। कम से कम
50 साल की उम्र तक उसे ये सब दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि उस जिन और कर्ण पिशाचिनी दोनों ने यही सोचा है कि इसे ऐसे नहीं मारेंगे, इसे जिंदा रखेंगे, इसे रोज मारेंगे और मरने के बाद वो इसकी आत्मा के ऊपर जाने कितने सालों तक राज करेंगे। यही होता है बच्चे, शॉर्टकट रास्ता। दिखता तो ये अच्छा है, बट इसका अंत बहुत बुरा होता है। और जैसा हमें चंदन ने बताया, प्रद्युमन आज भी वहां पर इसी हालत में है। एक ही कमरे में रहना, वहीं पे मलमूत्र त्यागना, वहीं पे खाना, और बिल्कुल वो पागल हो चुका है। और इसीलिए चंदन ये कह रहा है कि आप सब लोगों को बोलिएगा कि जितनी पावर है ना, जितनी शक्तियां हैं, ये सब सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, बहुत जल्दी आपको सक्सेस भी दिला देती है, लेकिन जब ये लेने पर आती है ना, तो आपके पास कुछ भी नहीं छोड़ती है। चंदन कहता है कि आज उसके बचपन के सारे दोस्त जा चुके हैं और वो अकेला है। उसके ना आज भी रिग्रेट है कि काश उस दिन वो प्रद्युमन को रोक लेता, तो उसके चारों दोस्त शायद आज भी जिंदा होते। ये थी कहानी चंदन के दोस्त प्रद्युमन की, जिसने शायद इंटरेस्ट की वजह से, क्यूरियोसिटी की वजह से, या फिर भावनाओं में बहकर साधना की, एक नहीं, तीन तीन एंटिटीज की। उसे लगा था कि लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, वो अपने उस फेज को एंजॉय भी कर रहा था, लेकिन वो फेज ज्यादा नहीं चला, 3 साल, और अगले 1.5 साल में वो अपना सब कुछ खोकर बैठ गया। क्या आपको लगता है कि ये साधना वर्थ इट है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।